टीवी थोड़ी सीधी करना ये। हो गया शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओमकार पांडे, मेरी फर्स्ट क्लास है और मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है भैया। काय कॉन्फिडेंस कम हो रहा भाई तुम हो। सो दोस्तों चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, सॉरी फॉर डिलेइंग दिस क्लास। सो दोस्तों हमने बात की, नेशनल इनकम की बात चल रही थी, राष्ट्रीय आय की बात चल रही थी, राइट। सो अब ये नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जरा हम 2 मिनट्स में पूरी क्लास को ब्रीफ करते हैं कि हमने अभी तक की क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो हमने अभी तक की क्लास में पढ़ा कि नेशनल इनकम के कुछ फैक्ट्स पढ़े हमने पहले नेशनल इनकम के, कि नेशनल इनकम में सबसे पहली बार किसने निकाला, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन सीएसओ करता है, नेशनल इनकम। और हमने बात की कि नेशनल इनकम के बारे में हमने और टॉक किया कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, वैसी रहने तो इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, हमने जो नेशनल इनकम किसका है देख लो। तो हमने नेशनल इनकम में बात की। हाँ, पीडीएफ हिंदी में नेशनल इनकम की मैं आपको अवेल करा दूंगा दोस्तों, और डोंट वरी, और आज शाम को ही नेशनल इनकम की पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगी। दैट्स माय प्रॉमिस, राइट। सो आज नहीं मिली तो कल तक तो मिल ही जाएगी। सो सर फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ और क्लास भी टाइम से स्टार्ट नहीं हो रही है, भगवान मेरी मदद करे। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चलो दोस्तों, तो फिर हमने बात की कि नेशनल इनकम के कुछ मेथड्स, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। तो हमने देखा कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसके मेजरमेंट के कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड, जिसे हम आय विधि कहते हैं। एंड तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड, जिसे हम उपभोग विधि कहते हैं, right? So these are the 3 methods with the help of which the CSO calculates national income in our country annually. So ये 3 विधियां हैं जिनकी सहायता से CSO हर साल नेशनल इनकम का आकलन करता है, राइट। अब दोस्तों देखते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो नेशनल इनकम है वो हर साल तीनों मेथड से कैलकुलेट होती है, और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन तीनों के बीच एक सर्कुलर फ्लो है। सो दोस्तों जो उत्पादन है, जो आय है और जो व्यय है, उपभोग है, इन तीनों के बीच एक सर्कुलर फ्लो है, एक चक्रीय प्रवाहन है। और दोस्तों इसकी सहायता से तीनों के बीच, तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है, बराबर आती है। तो इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम, राइट। अब दोस्तों क्या है ये सर्कुलर फ्लो? यहाँ पर हमने अपनी लास्ट क्लास छोड़ी थी, तो आज की क्लास स्टार्ट यहीं से होगी। सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट, भाई मार्कर रीफिल कर दीजिए प्लीज, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल्स के बीच चक्रीय प्रवाहन। दोस्तों हिंदी में अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल के बीच चक्रीय प्रवाहन। दोस्तों ये चक्रीय प्रवाहन, ये सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स क्या है, तो उसकी बात करते हैं, राइट। देखते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो क्या है। और मैंने लास्ट क्लास में मैं लास्ट क्लास में बोला था कि अब इन तीनों के बीच एक सर्कुलर फ्लो है। क्या? तो देखो भाई, सबसे पहले एक सेक्टर होता है जिसे बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर।
हिंदी में बोलते हैं पारिवारिक क्षेत्र, और इसे कंज्यूमिंग सेक्टर भी बोला जाता है, उपभोक्ता क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, हम सभी लोग उपभोक्ता हैं, तो हम सभी मिलकर पूरे हिंदुस्तान में एक सेक्टर बनाते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं, जैसे कंज्यूमिंग सेक्टर या उपभोक्ता क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर और पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे बीच कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे बीच कुछ उत्पादक हैं, और वो लोग मिलकर बनाते हैं एक सेक्टर जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसे बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र। और दोस्तों ये जो उत्पादन क्षेत्र है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इसे हम लोग इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट नाउ। सो इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद कि जो हमारे हिंदुस्तान में एक, जैसे हम सभी लोग, जैसे मैं बाजार गया, मैंने कहा भाई साहब शर्ट चाहिए मुझे, तो मैं कंज्यूमर हूँ। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर हम उन्हें एक साथ जोड़ दें तो उन्हें कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, कंज्यूमिंग सेक्टर मॉडल, राइट। और ऐसे ही हमारे बीच जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और उसे हम लोग कहते हैं उत्पादन क्षेत्र। ओके करण यादव जी ना। इसके अलावा दोस्तों एक और सेक्टर मॉडल है हमारे बीच, जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं सरकारी क्षेत्र। तो एक और सेक्टर मॉडल है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अलावा दोस्तों एक और सेक्टर मॉडल है हमारे बीच, जिसे हम लोग बोलते हैं एक तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक हो गया दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर, और एक और हो गया जिसे बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है दोस्तों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है हिंदी में बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र का मतलब है इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। और दोस्तों हम इन सब के बीच एक और सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में, जिसे हम लोग बैंकिंग क्षेत्र या जिसे हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर भी कहते हैं। तो एक और सेक्टर मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग क्षेत्र, राइट, या दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर, है ना। सो ये 3 सेक्टर मॉडल्स हो चुके हैं हमारे बीच। 5 सेक्टर मॉडल हैं, एक पारिवारिक क्षेत्र, एक उपभोक्ता क्षेत्र, एक सरकार का क्षेत्र, एक बाहरी क्षेत्र और एक बैंकिंग सेक्टर। भैया जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो पहले थोड़ी लास्ट क्लास को देख लेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इस क्लास के बीच लास्ट क्लास को देखना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए जरा मेरी बातों को सुन लेना तो पूरा समझ में आने लगेगा। थोड़ी बहुत आप कोशिश करना। क्या दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में मैंने कहा कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसके मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं दोस्तों? 3। अब दोस्तों वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? तो हमने कहा सबसे पहला या प्रोडक्ट मेथड, पूरे देश में उत्पादन, फिर कहा इनकम मेथड, पूरे देश में आय, और फिर कहा एक्सपेंडिचर मेथड, पूरे देश में व्यय। तो दोस्तों हमने कहा ये तीनों मेथड्स की सहायता से नेशनल इनकम का आकलन होता है। बोलो यस और नॉट। अब दोस्तों ये तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है, भैया ये मार्कर से क्या हो रहा है? इन तीनों सेक्टर से तीनों मेथड से नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट होता है तो वैल्यू सेम आती है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं, वहां होता है एक्सपेंडिचर, व्यय, और जब एक्सपेंडिचर हुआ वो किसी की बनी क्या? इनकम। तो फिर हुआ प्रोडक्शन, फिर हुआ एक्सपेंडिचर, और फिर बनी क्या? इनकम। तो एक्चुअली प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इनके बीच एक सर्कुलर फ्लो है। अब दोस्तों सर्कुलर फ्लो है, और सर्कुलर फ्लो है तो क्या सर्कुलर फ्लो है, क्या चक्रीय प्रवाहन है उत्पादन, आय और व्यय के बीच पूरे हिंदुस्तान में, तो वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और इस डिस्कशन में ना कि सिर्फ सर्कुलर फ्लो, बल्कि इस डिस्कशन में आपको ये भी बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेंगी जो अभी नेशनल इनकम के क्लास में यूजफुल होंगी। क्या? देखिए दोस्तों,
अभी हम लोग देखेंगे इन सभी सेक्टर्स के बीच एक रिलेशन, हम लोग देखेंगे इन सभी क्षेत्रों के बीच क्या संबंध है। तो देखिए भाई साहब, हम हैं हाउस होल्ड सेक्टर, द कंज्यूमिंग सेक्टर, द पारिवारिक क्षेत्र, राइट। अब दोस्तों जब हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर हैं, कंज्यूमिंग सेक्टर हैं, राइट, अब हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर को शेयर करते हैं। जरा देखते हैं ना बोर्ड में, हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं, क्या देते हैं, देखिए ऐसे दिल्ली में मान लो एक कंपनी आई, किस लिए आई, शर्ट बनाने के लिए, या ये मार्कर बनाने के लिए, ये कैमरा बनाने के लिए, तो उसे चाहिए होगा क्या, उसे चाहिए होगा फैक्टर सर्विसेज, उसे चाहिए होगा फैक्टर सर्विसेज, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों साधन सेवाएं। एवरीबॉडी क्या बोलेंगे, साधन सेवाएं। साधन सेवाओं का मतलब क्या हुआ, तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो साधन सेवाओं का मतलब दोस्तों ये हुआ क्या, कि देखिए अभी दिल्ली में एक प्रोड्यूसिंग कंपनी आई, एक उत्पादन करने के लिए कंपनी आई, और ये शर्ट बनाने के लिए, तो उसे चाहिए होगा लैंड, भूमि, उसे चाहिए होगा लेबर, श्रम, उसे चाहिए होगा कैपिटल, पूंजी, उसे चाहिए होगा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। तो दोस्तों इन्हें हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। एवरीबॉडी जरा ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि कोई भी टर्म आपको समझ में ना आए, बिल्कुल डेफिनेटली 110% आएगा। क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फ्लो करते हैं, फ्लो मतलब यहां से यहां जाता है फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं, राइट। अब फैक्टर सर्विसेज साधन सेवाओं का मतलब है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, राइट। अभी देखो जैसे कोई कंपनी आई तो उसे चाहिए लैंड, भूमि, किस लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, उसे चाहिए लेबर, किसे, जो काम करेंगे, उसे चाहिए कैपिटल, पूंजी, जो उसमें निवेश होगी, रॉ मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूल, ये सब चीजें चाहिए होंगी। तो इन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं। नाउ दोस्तों जब कंज्यूमिंग सेक्टर ने, जरा ध्यान सुनना, जब कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उत्पादन क्षेत्र को, जब कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उत्पादन क्षेत्र को फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं दी, तो इस उत्पादन क्षेत्र ने कंज्यूमिंग सेक्टर को भी तो कुछ ना कुछ दिया होगा। जरा ध्यान दीजिए कि भाई साहब कि जब कंज्यूमिंग सेक्टर ने, हाउस होल्ड पारिवारिक क्षेत्र ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं दी, तो इसके बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी तो कंज्यूमिंग सेक्टर को कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। अरे जल्दी बोलो यस और नॉट, क्या देगा। तो दोस्तों जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए, तो इस फैक्टर सर्विसेज के बदले, इन साधन सेवाओं के बदले, क्या हम इन साधन सेवाओं के बदले ये लोग हमें देंगे, क्या देंगे ये लोग हमें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लोग हमें देंगे वस्तुएं एवं सेवाएं। जब हमने इनको लैंड दे दी, जब हमने लैंड दे दी, भूमि दे दी, लेबर दिए, कैपिटल दी, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इन सब ने इनको यूज किया। यूज करने के बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमिंग सेक्टर की ओर क्या आया, वस्तुएं एवं सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। नाउ अब दोस्तों जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए और इसके बदले इन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं दी। अब दोस्तों जरा और अच्छे कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हमारे पास गुड्स आ गई और सेवाएं आ गई मार्केट में, बाजार में। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिए, जब हम इनको फैक्टर सर्विसेज देंगे, जब हमने इनको लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, जब इनने इसको यूज किया, तो यूज करने के बदले भाई ये लोग भी तो इसके बदले हमें कुछ ना कुछ लौटाएंगे, कुछ ना कुछ देंगे। इसके बदले कुछ ना कुछ देंगे का मतलब क्या है, इसके बदले कुछ ना कुछ ये देंगे। इसके बदले जैसे हमने इनको लैंड दिए तो ये हमें देंगे, हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए। ध्यान से सुनना, थोड़ी देर बाद पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको संयम के साथ सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं दी, भूमि दी, श्रम दिया, पूंजी दी, संगठन दी, तो इसके बदले अब ये लोग हमें क्या देंगे, तो इसके बदले ये लोग हमें देंगे क्या, फैक्टर इनकम। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना।
कि जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए तो ये हमें फैक्टर इनकम देंगे। अब भाई फैक्टर इनकम साधन आय क्या होता है, तो ज़रा देखिए, साधन आय का मतलब है जब हमने इनको लैंड दिया तो इसके बदले ये लोग हमें रेंट देंगे, किराया। जब हमने लेबर दिए तो ये लोग हमें वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे। जब हमने इनको लेबर दिए, श्रम, तो ये हमें यहाँ से ब्याज उसका वेजेस का मतलब लाइक के सैलरी देंगे, और दिहाड़ी देंगे, और वेजेस का मतलब मजदूरी देंगे। इसके अलावा जब कैपिटल हमने इनको दी तो इसके बदले ये लोग हमें इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। जब हमने इनको ऑर्गेनाइजेशन बना के दिया तो ये लोग इसका प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि फैक्टर इनकम साधन आय का मतलब क्या है। आने वाली क्लास में मैं 10 बार बोलूंगा फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, तो आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टर इनकम हिंदी में साधन आय। तो साधन आय का मतलब होता है कि जब साधन सेवाओं के बदले जब हम साधन सेवाएं दें और उसके बदले जो हमें यहाँ से पेमेंट मिले तो उसे हम कहेंगे साधन आय। दोस्तों ये जो हम लोगों के लिए ये है फैक्टर इनकम, लेकिन इस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए है फैक्टर पेमेंट। एवरीबॉडी, फैक्टर पेमेंट। तो जब वो फैक्टर पेमेंट करते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर इनकम। अब जरा और अच्छे समझिए, जब हमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके द्वारा जो फैक्टर इनकम साधन आय मिला, मतलब हमारे पास आया जेब में पैसा। अब जब हमारे पास पैसा आया तो इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, तो इस पैसे का हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ने मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे इस पर करेंगे खर्च। एवरीबॉडी, क्या करेंगे, खर्च। तो इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय। हिंदी में वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय। तो दोस्तों वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय। अब ये वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिए भाई। वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय का मतलब है कि जो भी हमारे पास फैक्टर इनकम साधन आए यहां से यहां आया, मतलब रेंट, वेजेस, ब्याज और लाभ के जरिए जो पैसा आया, उस पैसे को जो बाजार में वस्तुएं एवं सेवाएं प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने दे रखी हैं उस पर हम क्या करें। ऐसे मुझे इनकम मिलती है तो मैं शॉपिंग करने जाता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाता हूं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। सो दोस्तों ये है द सर्कुलर फ्लो बिटवीन two sector models of an economy that is called consuming sector and the producing sector। मतलब अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रों के बीच एक चक्रीय प्रवाहन, एक उपभोक्ता क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। अब उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन है, आई थिंक आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी है और आप लोग इसे अच्छी तरह समझ चुके हैं, राइट नाउ। अब दोस्तों मैं आपको जरा और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा जो तीनों मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, उन तीनों मेथड में नेशनल इनकम की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अब उन तीनों मेथड में नेशनल इनकम की वैल्यू सेम कैसे आती है, अब उसकी बात मैं आपको थोड़ा प्रूफ करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जब यहां से यहां फैक्टर सर्विसेज साधन सेवाएं गईं तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इन लैंड, लेबर, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया। यूज करने के बदले प्रोडक्शन हुआ। अरे बोलो यस और नॉट। तो जब प्रोडक्शन हुआ, बोले तो पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड, तो उसका रिजल्ट ये दिख रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं। अब दोस्तों उसके आगे चलते हैं कि जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए तो इन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं दी हैं, राइट ना। अब जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं आ गई, तो जब हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दिए तो फैक्टर सर्विसेज देने के बाद इन्होंने हमें दिया फैक्टर इनकम, बोले तो साधन आय, बोले तो भूमि की जगह किराया और मजदूरी और ब्याज और लाभ, तो ऐसे कहेंगे इनकम मेथड, मतलब द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब जब हमारे पास इनकम आई तो इस इनकम को हमने एक्सपेंडिचर किया इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर, तो दिस इज द
थर्ड मेथड कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड के बीच इस तरह का सर्कुलर फ्लो पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है और दिस इज कॉल्ड के दो क्षेत्रीय मॉडल के बीच एक चक्रीय प्रवाहन। राइट ना, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एलाबोरेट करेंगे और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्या, अब हम आपको एक रिलेशन दिखाते हैं, एक संबंध दिखाते हैं क्या, बिटवीन द कंज्यूमिंग सेक्टर हिंदी में उपभोक्ता क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उत्पादक क्षेत्र एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम इन सर्कुलर फ्लो में बात करेंगे बिटवीन द थ्री सेक्टर मॉडल्स। देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो कंज्यूमिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। राइट ना, देखिए दोस्तों, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं क्या, हम लोग इनको देते हैं, ये मैं नहीं, ये आप लोग बताएंगे। कमान, बहुत देर से सन्नाटा हो गया। और ये हाय जो बंदा है ये कह रहा है सर इंग्लिश बैच का पेमेंट डन बट नॉट एनरोल्ड एंड फोन कोई नहीं उठाता। तो भाई अब तू सवेरे सवेरे 7 बजे फोन कर रहा होगा, हाँ, अब पता नहीं कब तूने फोन किया, नहीं उठाया। तो अब देख, फिर इसने 1 2 3, फिर नीचे का सर प्लीज टेक्निकल टीम फोन ना उठाती है 4, फिर 5वीं बार हाय प्लीज रिप्लाई सर, फिर 6वीं बार भरत सर प्लीज रिप्लाई कर दो इंग्लिश बैच। तो भाई अब मैं, इसने 6 बार मैसेज कर दिया। सो दिस इज व्हाट इरिटेशन के मैं देख के बड़ा खुश हूँ। वाह भाई वाह, यू आर डूइंग गुड। अरे भाई तेरा जो भी बातें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी, चिंता क्यों। नाउ वेरी लवली सुरेश कुमार राय, निशांत कुमार हाय। तू इतने बार चिल्ला रहा था हाय हाय, अब थोड़ा तू भी जवाब दे ले यार, पढ़ने की बातें कर ले। तेरा पेमेंट कट गया, क्या हुआ, सारी बातें सॉल्व हो गई। ला दो मुझे दो, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। थोड़ा आगे बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने, हाँ, तो हम लोग जो कंज्यूमिंग सेक्टर हैं, तो एक मिनट जस्ट, तो जो कंज्यूमिंग सेक्टर हैं हम लोग, तो हम लोग प्रोड्यूसिंग, अबे तो जो हम लोग कंज्यूमिंग सेक्टर हैं, उपभोक्ता क्षेत्र हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देते हैं दोस्तों, टैक्स। तो जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स दिया, कर किया, तो हमें उसके
प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है, टैक्स। तो जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर को कंज्यूमिंग सेक्टर ने टैक्स दिया या प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को जब टैक्स दिया तो गवर्नमेंट भी तो इनको कुछ ना कुछ वापस देगी इसके बदले में। तो क्या देगी, तो गवर्नमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर को, जब कंज्यूमिंग सेक्टर टैक्स देता है, कर देता है, तो गवर्नमेंट इसके बदले, जब हमने कंज्यूमिंग सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स दिया, कर दिया, तो इसके बदले क्या, जब इसके बदले गवर्नमेंट सेक्टर देता है ट्रांसफर पेमेंट। एवरीबॉडी क्या देता है, ट्रांसफर पेमेंट। हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरित भुगतान, हिंदी में बोलते हैं यहाँ स्थानांतरण भुगतान। दोस्तों स्थानांतरण भुगतान। तो दोस्तों स्थानांतरण भुगतान का मतलब क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। स्थानांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है कि जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो इसके बदले गवर्नमेंट इनको देगा ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट इनको देगा स्थानांतरण भुगतान। मतलब क्या, तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, जरा देखिए कि अब रटो नहीं। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, नया शब्द है आप लोगों के लिए, स्थानांतरण भुगतान। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है, सुनिए, वह भुगतान जो गवर्नमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर को करे एवं इसके बदले कंज्यूमिंग सेक्टर गवर्नमेंट को कोई पेमेंट ना करे, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। स्थानांतरण भुगतान का मतलब है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है द पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमिंग सेक्टर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट द कंज्यूमिंग सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। मतलब स्थानांतरण भुगतान एक वह भुगतान है जो सरकार पारिवारिक क्षेत्रों को करती है एवं पारिवारिक क्षेत्र सरकार को कोई सेवा नहीं देते। मतलब मैंने सरकार को कोई सर्विस नहीं दिया और बिना सर्विस दिए गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दे दिया, तो उस पेमेंट को मैं कहूंगा ट्रांसफर पेमेंट। जैसे दोस्तों आप लोग, जैसे मैं टाइम्स कोचिंग सेंटर में एज अ फैकल्टी काम कर रहा हूं। तो दोस्तों टाइम्स कोचिंग सेंटर में जब मैं एज अ फैकल्टी यहां पर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूं, तो अभी मैं टाइम्स कोचिंग की तरफ से आप लोगों को इकोनॉमिक्स की सर्विसेज दे रहा हूं। टाइम्स कोचिंग की तरफ से टेक एन एग्जांपल कि मैं आप लोगों को सर्विसेज सेवाएं दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या, इसलिए टाइम्स कोचिंग सेंटर मुझे पेमेंट करता है। बोलो यस और नॉट। सो अब जब टाइम्स कोचिंग सेंटर ने मुझे पेमेंट क्यों किया, क्योंकि मैंने इन लोगों को सर्विसेज दी, इन लोगों की तरफ से आप लोगों को सेवाएं दी। अर्थात ध्यान सुनिए क्या, कि अर्थात मुझे पेमेंट तब मिलता है जब मैं कोई भी सर्विसेज दूं, जब मैं कोई भी सेवाएं दूं। लेकिन मैंने सरकार को कोई सेवा नहीं दी और सरकार ने मुझे पेमेंट दे दी, उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट, स्थानांतरण भुगतान। कैसे समझ में आएगा, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और समझ में ना आए तो इसका मतलब है आज से बॉर्नवीटा का सेवन करने लगो। तो दोस्तों देखिए, स्कॉलरशिप मतलब जैसे अभी मैं रिसर्च कंप्लीट की और मैंने दिसंबर 2012 में जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट जेआरएफ, और उसी के बेस पर मैंने दोस्तों 2013-14 सेशन में पीएचडी में अपने आप को एनरोल किया था। और 21 अप्रैल 2014 में प्री पीएचडी फाइनल होकर सिनॉप्सिस वगैरह पास होकर मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनल हुआ। और 21
अप्रैल 2014 से 21 अप्रैल 2018 तक, लास्ट ईयर तक मुझे 4 साल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया फॉर डूइंग माय रिसर्च, मैं अपनी रिसर्च करने के लिए। तो क्या मैं सरकार को कोई सेवा दे रहा था? नहीं, लेकिन सरकार हमें क्या दे रही थी? पैसा। तो उसे कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। इसी तरीके से दोस्तों और अच्छे समझना है तो लीजिए एक और एग्जाम्पल पेश है आप लोगों की सेवा में, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। क्या दोस्तों वृद्ध लोग सरकार को कोई सेवाएं देते हैं? नहीं, लेकिन बिना सेवा दिए सरकार उन्हें क्या देती है? वृद्धावस्था पेंशन। तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट, इसे बोलेंगे स्थानांतरण भुगतान ना। इसी प्रकार से जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स दिया तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इसके बदले क्या देगा? तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इसके बदले दोस्तों देगा क्या? इसके बदले देगा सब्सिडीज। दोस्तों तो इसके बदले जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स देती है, कर देती है, इसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देता है? सब्सिडीज। अब दोस्तों ये सब्सिडीज क्या होता? ये सब्सिडीज का मतलब क्या है तो समझना। अब ये सब्सिडीज आप लोगों ने वर्ड कई बार सुना, सब्सिडी 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 सब्सिडी, लेकिन आखिर सब्सिडी होता क्या है वो अच्छे से समझिए। तो सब्सिडी का मतलब है वह भुगतान जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करे। जैसे मैंने बोला सब्सिडी, तो आपके दिमाग में आया होगा एग्जांपल एलपीजी सब्सिडी। अरे बोलो यस और नॉट? यस। दोस्तों जब एलपीजी सब्सिडी आया तो आप लोगों को लगता है कि सब्सिडी का पेमेंट गवर्नमेंट किसको करती है? कंज्यूमर। आपको लगता है सब्सिडी तो आपके अकाउंट में आती। अरे बोलो यस। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया आज ही, सॉल्व करिए कि आज ही एक एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर देखिए नेशनल इनकम से, तो या कहीं से भी तो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि सब्सिडी इज अ पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू। सब्सिडी एक वह भुगतान है जो सरकार देती है किसको? तो आंसर था प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने टिक कर दिया कंज्यूमिंग सेक्टर, क्योंकि बच्चों को लगा कि सब्सिडी सरकार हमें देती है। नहीं, आज सब्सिडी की रियल मीनिंग सीखें, आज सब्सिडी का रियल मतलब जानें। तो देखिए दोस्तों, सब्सिडी एक वह भुगतान है, एक वो पेमेंट है जो सरकार करती है किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। जो सरकार करती है किसको? उत्पादन क्षेत्रों को। वह भुगतान, वह पेमेंट जो सरकार ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करी, जो सरकार ने उत्पादन क्षेत्रों को करी, लेकिन उसके बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने, उसके बदले उत्पादन क्षेत्र ने सरकार को तो वह भुगतान जो सरकार प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करे लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमिंग सेक्टर, अर्थात ये हुई फुल परिभाषा। हिंदी में जानिए,
सब्सिडी एक वह भुगतान है जो सरकार उत्पादक क्षेत्रों को करती है उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर। मतलब वो पेमेंट जो किसको करनी थी, कंज्यूमिंग सेक्टर उपभोक्ता क्षेत्र को करनी थी, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर की जगह वो पेमेंट किसने करी, थैंक यू। तो दोस्तों वो पेमेंट जो किसको करनी थी, कंज्यूमिंग सेक्टर को, लेकिन कंज्यूमिंग सेक्टर ने वो पेमेंट ना करके किसने की, गवर्नमेंट ने की। किसको की, प्रोड्यूसर को की। तो ऐसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, इसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरण भुगतान। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज कॉल्ड स्थानांतरण भुगतान, राइट। नाउ देखिए दोस्तों, अब जैसे सॉरी यार, इसे हम लोग कहते हैं सब्सिडी। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे एलपीजी का एग्जांपल लें, तो एक एलपीजी का जो सिलेंडर है वो गवर्नमेंट को पड़ता है अराउंड 750-800 रुपए का, राइट, 900 रुपए का मान लो। लेकिन हम लोग उसके बदले सिर्फ पेमेंट, जब हमारे घर पे एलपीजी आता है तो हम देते हैं 650-700 रुपए, बोलो यस। रेस्ट ऑफ द पेमेंट कौन देता है, गवर्नमेंट। किसको देती है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। लेकिन वो दिया किसने था, कंज्यूमिंग सेक्टर। देना किसको था, कंज्यूमिंग सेक्टर को। तो ऐसे हम बोलते हैं क्या, सब्सिडी। सर कम्युनिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट किसको सब्सिडी देगी? देखिए जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है तो वहां पर गवर्नमेंट हमेशा, सब्सिडी का मतलब है कि पेमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जाएगा, लेकिन जो लाभ होगा, अभी इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी, जो लाभ होगा वो हमेशा कंज्यूमिंग सेक्टर को ही होगा। जैसे दोस्तों अभी आप देखिए कि आजकल अगर हम अपने घरों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराते हैं तो सरकार उस पर दे रही है सब्सिडी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक सोलर पैनल इंस्टॉल कराने में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पैसा लगता है 1 लाख रुपए। कितना लगता है, 1 लाख। लेकिन हमें देना होता है 60-70 हजार, रिमेनिंग अमाउंट कौन देता है, गवर्नमेंट। तो हम कहते हैं कि हमें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी मिली। जैसे अगर हम बात करें जैसे फर्टिलाइजर्स पर, जो गेहूं, जैसे एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक यूज होते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब उन फर्टिलाइजर्स, उन उर्वरक पर सब्सिडी दी, इसका मतलब सरकार ने पेमेंट दिया किसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। किसके बदले, कंज्यूमिंग सेक्टर के बदले। तो इसे हम बोलते हैं क्या, हमेशा सब्सिडी। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब्सिडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो कमेंट में लिखें। नहीं आया तो जो पूछना चाहते हैं वो पूछें। निशांत कुमार, समझ गए भाई? Come on guys, अब जरा जल्दी से, और यहीं पर हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं कंज्यूमिंग सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर के बीच। एक संबंध देख लेते हैं उपभोक्ता क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र के बीच। सो यस, ओके, सुरेश कुमार राय, किरण यादव, नाउ चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पर, ओके सबको समझ में आ गया। अब हम यहीं पर एक रिलेशन देखते हैं, एक संबंध देखते हैं बिटवीन द कंज्यूमिंग सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर, बिटवीन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर। तो इनके बीच जरा हम एक संबंध देखते हैं। क्या, तो देखिए दोस्तों कि अब हम लोग प्रोड्यूसिंग बैंकिंग सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को क्या देता है। तो देखिए हम लोग, जो जैसे मैंने पैसा कमाया, टाइम्स कोचिंग ने मुझे सैलरी दी। अब जब मुझे सैलरी दी तो मैंने वो इनकम यहाँ पर जाकर सेव कर दी। तो हम लोग अपना पैसा यहाँ पर क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, हम लोग बचत को जमा करते हैं, राइट। इसी तरीके से जो अब जब हमने इनको सेविंग यहाँ किया तो अब बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा आया। जब बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा आया तो सेविंग्स का पैसा बैंकिंग सेक्टर ने इनको लोन्स के रूप में, जो कंपनीज हैं, इनको इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस पैसे को इन्होंने यहाँ निवेश कर दिया। तो ये संबंध है, ये रिलेशन है बिटवीन, थैंक यू सो मच राजू कंबोज। दोस्तों ये रिलेशन है, एक संबंध है किसके बीच,
बिटवीन द कंज्यूमिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो कंज्यूमिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच एक संबंध है क्या? तो दोस्तों वो ये कि हम लोग कंज्यूमर्स बैंक में जाकर पैसा क्या करते हैं दोस्तों, बताइए, सेव करते हैं। तो उस पैसे का लोन्स के रूप में बैंकिंग सेक्टर किसे, कंपनीज मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इन्वेस्ट कर देता है। तो यहां पर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमिंग सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मतलब उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच संबंध। यहां पर हमने देखा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर के बीच रिलेशन। अब हम यहां पर एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमिंग सेक्टर। जैसे हम लोग हो गए कंज्यूमिंग सेक्टर, हम लोग हो गए कंज्यूमिंग सेक्टर, राइट, और ये हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, राइट, और एक हो गया एक्सटर्नल सेक्टर, पारिवारिक क्षेत्र। सो ये 3 सेक्टर मॉडल्स हो गए। हम देखेंगे बाहरी क्षेत्र मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के अलावा पूरी दुनिया। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि आखिर हमारे कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सटर्नल बाहरी क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग द कंज्यूमिंग सेक्टर यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करते हैं, हम लोग मैन पावर, हम लोग जैसे मैं कंज्यूमिंग सेक्टर हूँ, ऐसे मेरे घर में या मेरे फैमिली के, थैंक यू सो मच महेंद्र तेतरवाल, गॉड ब्लेस यू टू। दोस्तों हम लोग जो कंज्यूमिंग सेक्टर हैं, अब हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग मैन पावर, मतलब जो मैन पावर है, जो हाउस होल्ड हैं, उनका यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब मैन पावर द इंडिविजुअल ट्रांसफर्स होते हैं। क्या मैन पावर ट्रांसफ़र का मतलब है कि हमने कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, जैसे हमारे इंडिया के पारिवारिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग विदेशों में क्या करते हैं, काम करने जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ मैन पावर ट्रांसफ़र होती है, बोलो यस और नॉट। इसके जब हमने यहाँ से यहाँ लोग, हमारे पारिवारिक लोग विदेशों में काम करने गए, इसके बदले ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, विदेशों से रेमिटेंसेस ट्रांसफ़र आता है। सो फॉरेन रेमिटेंसेस का मतलब है कि विदेशी भुगतान, विदेशी आय, मतलब जो फॉरेन रेमिटेंसेस का मतलब विदेशी आय, मतलब कि जब जैसे हमारे फैमिली से कुछ हमारे रिलेटिव्स विदेश में गए, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं और वहाँ जो पैसा कमाते हैं वो अपनी फैमिली के लिए विदेशी आय, विदेशी रेमिटेंस के द्वारा यहाँ करते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रिलेशन हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो जो भी हमारे पारिवारिक क्षेत्र हैं उनका अभी बता देंगे बिल्कुल अभिषेक। सो उनका क्या संबंध है। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, अब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, प्रोडक्शन हुआ तो इन्होंने इन विदेश को एक्सपोर्ट किया। जरा ध्यान सुनना, प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब जो बिजनेस, जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनने यहाँ प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद इनको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2 संबंध हैं। एक रिलेशन क्या है कि जब इंडिया की एक कंपनी है, मान लो इंडिया में ये शर्ट बनी, अब ये शर्ट इंडोनेशिया एक्सपोर्ट की गई, मतलब इंडिया का प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इंडोनेशिया में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया शर्ट का, राइट। तो वहाँ से आएगा एक्सपोर्ट पेमेंट, एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, मतलब वहां पर आएगा जो उनने इंपोर्ट पेमेंट होगा हमारे लिए एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स। मतलब क्या, रटे नहीं, समझे कि भाई जब मैं उनको शर्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो उसका पेमेंट करेंगे, तो एक्सपोर्ट का हमारे पास प्राप्तियां आएंगी। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड से हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड से हमारे हिंदुस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट किया तो उसका पेमेंट भी करेंगे। तो यहाँ से यहाँ होगा इंपोर्ट पेमेंट। अरे बोलो यस और नॉट।
तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर के बीच दो तरह के रिलेशन है। एक तो जब एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स आएंगी, मतलब जब निर्यात करूंगा तो निर्यात की प्राप्तियां आएंगी, और दूसरा जब इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट पेमेंट होगा। तो ये संबंध हुआ किसके बीच? द कंज्यूमिंग सेक्टर, द एक्सटर्नल सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो दोस्तों ये रहा द सर्कुलर फ्लो बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल के बीच एक प्रकार का सर्कुलर फ्लो, राइट। अब दोस्तों आप लोगों को कोई और पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। कम ऑन। आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। एनी क्वेश्चन प्लीज। तो अभिषेक, सब्सिडी का मतलब है एक वो पेमेंट जो गवर्नमेंट ने किया हो, किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट या किसके बदले? तो कंज्यूमिंग सेक्टर के बदले। मतलब वो पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कंज्यूमिंग सेक्टर के बदले, तो उसे हम लोग कहते हैं सब्सिडी, उसे हम लोग कहते हैं सब्सिडीज, राइट। Now, ओमकार पांडे, आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था सर? हाउ मेनी टाइम्स अ वीडियो वी कैन। अब ये बताओ ओमकार पांडे, तू कह रहा है कि हाय, हाँ सर आई एम न्यू हियर बट यू आर नॉट गिविंग द आंसर ऑफ माय प्रीवियस क्वेश्चन। वेरी गुड सवाल ओमकार जी। अब ये बता भाई, तूने डिस्कशन के बीच में बोला सर हाउ मेनी टाइम्स अ वीडियो वी कैन प्ले आफ्टर द लाइव क्लास इज ओवर, बट प्लीज गिव मी एन आइडिया बिकॉज आई एम न्यू हियर। अरे भैया तुम न्यू हो तो क्या इतनी चुलचुला रहे हैं? अब मैं क्या डिस्कशन के बीच में तुम्हारा जवाब दे दूं कि मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ किसी टॉपिक का, वो छोड़ के पहले यहाँ खड़े होकर तुम्हारे सवाल का जवाब दूं मैं ऐसे कि हाँ भाई बोलो? तो भाई ये जितनी भी बातें हैं ये सब बता देंगे। तो मैं, अब तुम न्यू हो, मैं न्यू नहीं हूं ना, तो पहले तुम्हें पहले देखो पढ़ाया जा रहा, पहले सीखो। और हर क्लास के लास्ट में या कोई टॉपिक खत्म होता है तो मैं आप लोगों को उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछने को कहता हूँ, ये करता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ। और तुम बताओ एक सवाल पे अटक गए कि न्यू हियर बट यू आर नॉट गिविंग आंसर। बेटा तुम लोग ना बिल्कुल इज्जत करना नहीं जानते टीचर की। सीधा मुंह पे उठाया मार दी चप्पल कि यू आर नॉट गिविंग आंसर ऑफ माई प्रीवियस क्वेश्चन। अबे दे देंगे भाई आंसर यार, ओमकार पांडे साहब, क्या यार पांडे जी तुम भी हैं ना। तो आप चाहें इतने बार वीडियो देख सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू वॉच द वीडियो, बट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बैच खत्म होने के लगभग 1.5 महीने तक आपके पास वीडियो बने रहेंगे, उसके बाद आपकी आईडी से वीडियो चले जाएंगे, राइट। सर टेल मी अगेन वीडियो, हाँ एक बार और बताएं सर। मतलब राहुल गुप्ता, क्या एक बार ये पूरा बताएं जितना भी पढ़ाया? क्या पूछ रहे भाई तुम? सर सब्सिडी से बेनिफिट किस सेक्टर को होगा? तो अल्टीमेटली बेनिफिट, उसका लाभ हमेशा कंज्यूमिंग सेक्टर को ही जाता है। कन्वर लाल डांगी। अशोक, सर गैस का ओरिजिनल प्राइस गवर्नमेंट को कितना पड़ता है? अब देखिए वो हर समय में अलग अलग होता है, तो जनरली जो भी है वो हर समय में अलग अलग है, लेकिन जो सब्सिडाइज जो हमें रेट मिलता है उससे हमेशा ज़्यादा पर पड़ता है अशोक जी।
सर मैं इंग्लिश का बैच परचेज कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे करें? तो देवेंद्र जी आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट से आके पेमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली पेमेंट हो जाएगी। सर आप लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है निशांत कुमार जी, थैंक यू सो मच। सर मैंने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ा और लोगों से सुनकर बहुत डर लगता था, बट आप बहुत अच्छे से समझाते हो सर, थैंक यू सो मच। सर एक्सटर्नल सेक्टर से मैन पावर आने पर इफेक्ट कौन से सेक्टर पर होगा? नहीं, तो क्या समझा नहीं मैं आपका सवाल। मीनल फिर से एक बार सवाल बोलें कि कंज्यूमिंग सेक्टर से हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर को क्या करते हैं? मैन पावर ट्रांसफर करते हैं, राइट। इसी तरीके से कुछ नहीं। अब जैसे अगर मान लो एक्सटर्नल सेक्टर से मैन पावर इंडिया में आ गया, तो इसका मतलब है इंडिया की जो अर्निंग्स है वो फॉरेन में चली जाएंगी। मीनल दिस इज द आंसर, राइट। गौरव माथुर सर गवर्नमेंट जो एलपीजी सब्सिडी देती है वो आती तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में है, फिर रिसीव प्रोड्यूसिंग सेक्टर कैसे है? ओके वेरी गुड। तो दोस्तों बता देते हैं, ये थोड़ा केस डिस्कस करते हैं गौरव माथुर साहब का। तो दोस्तों पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ करता था, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, सुनने की कोशिश करना। पहले हमारे हिंदुस्तान में ये हुआ, बस अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ करता था, तो पहले हमारे हिंदुस्तान में ये हुआ करता था कि हमारे घर पे जब एलपीजी का सिलेंडर आता था तो हम एलपीजी का सिलेंडर लेते थे और हमने जो पैसा मिलना था, जो पैसा हमें देना था 400, 450, 350 रुपए, वो हम पे कर देते थे, बस खेल खत्म हो जाता था। लेकिन जब 2014-15 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान लॉन्च किया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, और उसको बोलते हैं पहल। पहल वॉज द योजना इन द एलपीजी सब्सिडी, PAHAL. Pahal was the yojana initiated by the government in 2014 in the very first budget in the July only. जुलाई में ही उन्होंने अपने पहले बजट में कहा कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लाएंगे जिसका नाम उन्होंने रखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो उसका नाम रखा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का नाम रखा तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत ये किया गया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह हुआ कि जो भी सरकार के अकाउंट से कंज्यूमर के अकाउंट में पेमेंट जानी है वो डायरेक्टली जाएगी। जैसे दोस्तों पहले हमारे हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप वगैरह जब मिलती थी, तो जैसे मैं गांव से हूं, मैं एक गांव से हूं, तो मैंने देखा कि हमारे गांव में क्या होता कि हमारे गांव में एक सरपंच है, हर चेंज होते रहते 5 साल में, तो सरपंच सबसे पहले क्या हुआ करता था कि जो स्कॉलरशिप है, जो छात्रवृत्ति है, वो सबसे पहले सरपंच साहब के पास जाती थी। वो सबसे पहले, कोई बात नहीं ओमकार, तो वो सबसे पहले सरपंच साहब के पास जैसे 2 लाख रुपए प्राइमरी स्कूल की स्कॉलरशिप चली गई, राइट, हो गया मामला। अब भाई सरपंच साहब क्या करते थे, उनने 2 लाख में से 1 लाख उठाए और अपनी जेब में डाल लिए, वाह भाई वाह। बाकी जो पैसा बचा उसमें जब इस 1 लाख स्कूल तक पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा अच्छा जी, तो प्रिंसिपल ने 50,000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, बोलो जी क्लियर है। बाकी जो 50,000 बचे वो 4-5 जो टीचर थे उनने आपस में बांट लिए और उनने बच्चों से कहा बेटा इस साल ना तुम्हारी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं आई। तो बच्चों ने कहा कोई बात नहीं मास्टर साहब, तुम तो मिड डे मील खिला दो, मुझसे ही खुश है। तो इसका मतलब क्या, तो जो पैसा था जो कंज्यूमिंग सेक्टर तक पहुंचना था वो डायरेक्टली नहीं पहुंचकर इनडायरेक्टली पहुंचता था। तो सरकार ने कहा कि अब जितनी भी कंज्यूमर्स को पेमेंट जाएंगी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा होंगी, वो डायरेक्टली सरकार के अकाउंट से हमारे अकाउंट में जाएंगी, अब कंज्यूमर के अकाउंट में जाएंगी। तो सरकार ने देखा यार कैसे इतने सारे लोगों का अकाउंट में हम चीज़ों को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले सरकार ने ये डेटा एनालिसिस किया कि यार कम से कम 60-65% भारत के जो परिवार हैं वो एलपीजी यूजर्स हैं, वो एलपीजी का प्रयोग करते हैं। तो सरकार ने कहा भाई साहब देखिए, अब एलपीजी के केस में जो सब्सिडी का फंडा है उसमें हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। और इस स्कीम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अब देखिए जो भी आपका जो पेमेंट है वो आपकी जो सब्सिडी है एलपीजी पे अभी तक मिलती थी वो सब्सिडी अब आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, आपको देनी पड़ेगी पहले जब सिलेंडर आएगा। तो लोगों ने कहा उसके लिए क्या करना होगा, तो सरकार ने कहा देखो भाई साहब उसके लिए आपको
आपको अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड गैस एजेंसी में लिंक कराना होगा। अब आधार कार्ड क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में सरकार के पास आयरिश फिंगर लाइक ये, हाँ, तो ये सारी और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, इन सब की इंफॉर्मेशन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर पर, जो आधार कार्ड का नंबर है। लेकिन अब इसी नंबर को बैंक से भी जोड़ना था, क्योंकि इतने सारे लोग, कम से कम जो एलपीजी यूजर्स हैं, अब उससे क्या हुआ, सरकार को उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी भी मिल जाएगी। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई साहब। तो आजकल क्या होने लगा कि जो सब्सिडी है, सबसे पहले गवर्नमेंट सब्सिडी का पैसा, जैसे मेरे घर पर एलपीजी सिलेंडर आया, मैंने 750 रुपये दे दिए, राइट, उसमें सब्सिडी का पेमेंट भी दे दिया। अब सरकार ने वो पेमेंट उठाया, वो मेरे बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया। लेकिन वही पेमेंट सरकार ने उठाया अपने तरफ से, अब किसको दिया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दिया। तो इसका मतलब क्या है, आज भी सब्सिडी का पेमेंट सरकार हमारे खाते में डाल तो रही है, लेकिन वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को दे रहे, लेकिन फिर वही पैसा गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में वापस कर रही है और भी पैसा अपने तरफ से उठाकर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार, कि जब हमारे अकाउंट में वापस ही करना है तो लिया क्यों? तो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में एलपीजी इज अ फॉसिल फ्यूल और हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत जुडिशियसली प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में सरकार इस समय जो काम कर रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कर रही है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है दोस्तों, सरकार ने कुछ उद्देश्य बनाए हैं कि हम अपने संसाधनों को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बचे रहें। सो दोस्तों, अब सरकार चाहती है और हमारे हिंदुस्तान में जो है एलपीजी है उसका बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होता था, बहुत ज्यादा काला बाजारी होती थी। एक सिलेंडर आया 450 का, लोगों ने उसे 1000 800 में बेच दिया। सरकार ने कहा सबसे पहला काम क्या? सरकार ने कहा कि भाई साहब जिससे हम लिमिटेड यूज करें। सरकार ने कहा लल्ला अब सिर्फ 6 सिलेंडर मिलेंगे एक साल में, बोलो जी खरीदने हैं? तो लोगों ने कहा मोदी जी हाय, मोदी की हाय हाय। तो मोदी जी ने कहा अरे भाई साहब 6 नहीं, चलो 9। आपको शायद याद होगा या नहीं होगा तो सुन लीजिए। तो फिर लोगों ने कहा और हाय हाय। तो मोदी जी ने कहा चलो भैया 9 नहीं 12।
तो आपको बता दें आजकल सरकार ने नंबर ऑफ सिलेंडर्स पर लिमिट लगा दी, पता होगा अब सिर्फ 12 सिलेंडर मिलते हैं। इसलिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, बहुत जुडिशियसली यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब मुझे 12 सिलेंडर ही मिलने हैं तो वो मेरे घर के लिए ही काफ़ी होंगे, तो मैं ब्लैक मार्केटिंग कहाँ से करूँगा। और जो सिलेंडर है वो महंगा भी मिल रहा है क्योंकि सब्सिडी का पैसा तो अभी हम ही दे रहे हैं, तो इसलिए महंगा मिल रहा है। लेकिन फाइनली जो पैसा हमने गवर्नमेंट को दे दिया तो वो गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में वापस कर देती है और अपने पास से वो पैसा मिलाती है। सो इसलिए दोस्तों सब्सिडी का पेमेंट आज भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किसको करती है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करती है। किसके बदले, कंज्यूमिंग सेक्टर के बदले। मुझे लगता है अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर गया होगा। अब भी ना उतरे तो बॉर्नवीटा पीना शुरू करो नाउ। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेन रेमिटेंस। दोबारा बताओ तो वसीम सैफी, फॉरेन रेमिटेंस का मतलब है कि जैसे जब हमारे पारिवारिक लोग विदेश में काम करने जाते हैं, तो जब वो वहाँ काम करते हैं तो वहाँ से हमारे हिंदुस्तान में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस, राइट। सो महेंद्र तिवारी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमने सब कुछ बता ही दिया है। एक्सटर्नल सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ नहीं, एक्सटर्नल सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसा सच कोई रिलेशन नहीं है। सो हाँ, जो भी है अगर गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करती हैं ना। सो डीबीटी, वेरी गुड जसराज जांगिर। चलते हैं दोस्तों, अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम जीडीपी के, अब हम नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आप लोगों को, राइट। उतर गया गुरुजी। अब कांग्रेसियों को जवाब देने में मजा आएगा। नहीं भाई, डोंट कमेंट एनीथिंग लाइक पॉलिटिकली, because in the class the environment should be like the classroom environment does not allow us to talk or to speak about the political issues and the politics batein. So here I am not a politician, here I am not a politician supporting person or supporting any political party and the views. Here I am discussing anything very fairly, very neutrally, very rationally, just being an economist, not being an politically emphasized individual, right। So दोस्तों यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं, यस कोई बात नहीं गुरुजी। तो जैसे अब मैं जब भी बातें करता हूँ तो मैं अपनी क्लास में एक न्यूट्रल पर्सनालिटी के तौर पर और इस तरीके से बातें करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम एक अर्थशास्त्र की जो अर्थव्यवस्था में जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ और बहुत बेहतरीन टर्मिनोलॉजीज़ पर जो नेशनल इनकम से संबंधित है। इसके अलावा किसी के मन में कोई और सवाल हो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। आप किसी भी समय कोई भी सवाल पूछिए, लेकिन जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट तो उसके बीच कोई कमेंट मत लिखिए। अब जब मैं कहूँ हाँ भाई कोई भी सवाल कुछ पूछिए, फिर मैं आपको टाइम दूँ, उसके बीच में आपको जो भी लिखना है आप तब लिख सकते हैं, राइट। लेकिन जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो दैट टाइम आई डोंट वांट एनी कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, क्योंकि एक बार में मैं एक ही चीज फोकस्ड होकर काम कर पाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा है आप लोगों के लिए, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और लास्ट में एनपीएफसी। दोस्तों इन्हीं टर्म्स के बीच में नेशनल इनकम छुप कर बैठा है। तो दोस्तों अब नेशनल इनकम को बाहर, तो सर प्राइस इंक्रीज क्या होता है एलपीजी का, क्यों होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट को कितना पड़ रहा है, जो भी कॉस्टिंग आ रही है उसके बेस पर माय जियो। तो भाई अब हम सबसे पहले, हाँ तो याद करो किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में कहा था कि सर पहले ये तो बता दो नेशनल इनकम होता क्या है। तो मैंने कहा था भाई रुक जा, तो ये जरूर बताएंगे ये क्या होता है। तो दोस्तों इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के बीच में नेशनल इनकम छुपकर बैठा था। क्या है नेशनल इनकम और क्या बैठा था, तो जरा देखिए दोस्तों। अब इतनी सारी टर्म्स हैं, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। सबसे पहले हम लोग वेरी स्मार्टली इनका फुल फॉर्म करेंगे सर कि सबसे
पहले हम इनका फुल फॉर्म करेंगे, राइट। तो पहले फुल फॉर्म देखते हैं, बाद में इनका मतलब समझेंगे। तो अब बहुत स्मार्टली, और जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ी, अब ये देखिए हर लेवल की इकोनॉमिक्स का क्लास में डिस्कशन होना चाहिए। उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल गधे हैं इकोनॉमिक्स में, गधे का मतलब भाई जैसे मैं गधा हूँ हिस्ट्री में, मैं गधा हूँ ज्योग्राफी में, क्योंकि मुझे आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। इस तरह से अब वो बच्चे जो बिल्कुल गधे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स आती नहीं, बिल्कुल जीरो, शून्य बटा सन्नाटा, तो उन लोगों के लिए भी टॉक होना चाहिए। और जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं उनके लिए भी टॉक होगा। तो टीचिंग इज एन आर्ट, मतलब आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड विल मेक यू टू द 100। कैसे, देखिए दोस्तों, अभी जी का मतलब है यहां पर ग्रॉस, हिंदी में इसको कहेंगे सकल, और डी का मतलब है यहां पर डोमेस्टिक, हिंदी में कहेंगे दोस्तों घरेलू, और पी का मतलब है प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे उत्पाद। तो दोस्तों हिंदी में कहेंगे उत्पाद, और जो एमपी है इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, और हिंदी में कहते हैं बाजार मूल्य या बाजार कीमत। सो पहले का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। सो ये हो गया पहले बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, राइट नाउ। सो इसके अलावा अब देखिए पहले टर्म का तो फुल फॉर्म समझ में आ गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, राइट। अब आप पहले और दूसरे में अंतर देखिए और जल्दी से अपने आप अंतर को एनालिसिस करिए, पहले और दूसरे में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहले और दूसरे में अल्फाबेटिकल डिफरेंस बताना है बस। तो पहले और दूसरे में मुझे अंतर दिख रहा है जी और एन का, एवरीबॉडी किसका, जी और एन का। तो इस एन को बोलते हैं नेट, इस एन को बोलते हैं शुद्ध। अब इस नेट को शुद्ध बोलते हैं और इकोनॉमिक्स की शुद्ध भाषा में से बोलते हैं निबल। सो व्हाट इज नेट, तो नेट का मतलब हुआ शुद्ध और नेट का मतलब हुआ निबल। सो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निबल या शुद्ध। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, जल्दी से बताइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, हिंदी में कहेंगे निबल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। सो दिस इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अब ये पहला और दूसरा समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं पहले और तीसरे में आप लोगों को क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो भाई पहले और तीसरे में मुझे डिफरेंस दिख रहा है ये डी और इस एन का। तो यहाँ जी, ये डी, ये एन, ये पी सब। तो दोस्तों ध्यान सुनिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत ये बच्चा डिस्कशन हो रहा है, अभी हाई लेवल टॉक होगा बेटा, बहुत हाई लेवल, सुनते जाइए अभी आप। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जी तो ग्रॉस, एन तो नेट। तो सुन लीजिए, जब भी एन पहले हो, जैसे ये पहले है, ये पहले है, तो कहेंगे नेट। लेकिन जब भी एन बीच में मिल जाए देन इट इज कॉल्ड नेशनल। जब भी एन बीच में होगा देन इट इज कॉल्ड नेशनल, हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय। तो इसे फुल फॉर्म कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, अब मुझे लगता है लास्ट वाले का फुल फॉर्म आप अपने आप बता सकते हैं बिना बताए, एन पी एट एम पी। तो जब एन पहले है तो नेट, बीच में है तो नेशनल, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया, शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य बाजार कीमत पर। ना अब आप लेफ्ट में और राइट में जरा अंतर देखिए, लेफ्ट और राइट में किस चीज का अंतर है। तो लेफ्ट और राइट में जो अंतर है वो है दोस्तों एमपी और एफसी का। तो जो एफसी है, इस एफसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं साधन लागत। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, साधन लागत। अब ये साधन लागत क्या है, तो ये बात तो बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ फुल फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले का फुल फॉर्म जल्दी से अपने आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, वैसे ही याद रखना है। तो पहले का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब आप पहले और दूसरे को देख सकते हैं, दिस इज ग्रॉस, दिस। अब आप मुझे जल्दी से और अपने आप लास्ट वाले का फुल फॉर्म बताएं, NNPFC। सो दिस इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और मैं बता दूं इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम।
दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय आय। सो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो वो है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। एक एग्जाम में बिल्कुल बच्चा सवाल आया कि नेशनल इनकम इज, तो आंसर लिखा था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये होता क्या है वो भी समझाया जाएगा, यू गाइस डोंट वरी ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉक कि वैसे ग्लोबली अगर हम देखें, वैश्विक रूप से देखें, तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं। लेकिन दोस्तों 2015 ऑनवर्ड्स, 2015 से भारत सरकार ने भारत में नेशनल इनकम एनएनपीएफसी के स्थान पर एनएनपीएमपी को कैलकुलेट करना प्रारंभ कर दिया है। इसका मतलब अभी तक हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय था, जो नेशनल इनकम था, वो एनएनपीएफसी पर कैलकुलेट होता था और आज भी ग्लोबली एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन सरकार ने हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है वो एनएनपीएफसी के बजाय एनएनपीएमपी पर कैलकुलेट शुरू कर दी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें और अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लें और कॉपी में लिख लें कि वैसे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि नेशनल इनकम इज, राष्ट्रीय आय है, तो टिक मार देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके आधार पर होता है या भारत में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आंसर होगा एनएनपीएमपी। लेकिन नेशनल इनकम जनरली होता क्या है, एनएनपीएफसी पर कैलकुलेट होता है, वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन इंडिया ने इसे एनएनपीएमपी पर कैलकुलेट करना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब ये एमपीएफसी का चक्कर क्या है, तो पहले आप जब एमपीएफसी का चक्कर सीख लेंगे तो उस समय मैं एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा कि क्या एमपी में था, क्या एफसी में है, बोला ब्ला ब्ला, तो ये सब डिस्कशन अभी होगा। सो दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। अब दोस्तों हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे बिल्कुल पहले टर्म से। सो दिस इज कॉल्ड जीडीपीएमपी। अब आप लोग मेरी लास्ट क्लास याद करिए, तो मैंने कहा था कि जो भी प्रोडक्ट मेथड से, याद करिए दोस्तों, मैं फिर से कनेक्ट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट मेथड से, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ इसको बोला था जीडीपी। और मैंने कहा था कि जीडीपी क्या होता है, फुल फ्लेज मैनर में आप लोगों को समझाया जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि फिर जीडीपी को सीएसओ घुमाता है, फिराता है और निकालता है नेशनल इनकम। तो अब मैं इस जीडीपी को यहां से घुमा फिरा कर, फिरकी लगाकर कहां, यहां तक लाऊंगा और बताऊंगा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, राइट ना। अब आप याद करिए, मैंने कहा था इनकम मेथड, तो जब इनकम मेथड से आप लोग याद करिए, मैंने लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल वर्ड यूज किए थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए वो लिखा है आपके सामने जीएनपी। तो अब ये एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, इनको दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में ताउम्र तक सेट हो जाएंगे। आज से 20 साल बाद अगर रात के 2 बजे कोई तुमसे पूछेगा कि जीएनपी का मतलब क्या होता है, तो बेटा तुम 4-5 शब्दों में बता दोगे और बहुत बढ़िया तरीके से देखते जाओ जब मैं इन शब्दों को पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं अपनी क्लास में सबसे पहला टर्म डिस्कस करूंगा जीडीपी एमपी। लेकिन यहां पे बता दूं, जब भी मैं बोलूं जीडीपी एमपी तो इसका मतलब होगा जीडीपी। तो बार बार मैं जीडीपी एमपी नहीं बोलता हूं। या जब भी आप देखें कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी घट गया, तो उसका मतलब होगा जीडीपी एमपी। तो अब ये जीडीपी होता क्या है, तो जरा इसको देखते हैं और बढ़िया तरीके से इसे एनालिसिस करते हैं। तो जीडीपी का मतलब है दोस्तों, पहले मैं इसकी मीनिंग लिखूंगा, फिर इसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जीडीपी, हाँ बिल्कुल आप नोट साथ में बना सकते हैं। और दोस्तों जो तुम लोग पीडीएफ हायर अब्बा करते हो, अभी मैं एक देख कर आया, एक स्टूडेंट मुझे मिला, अभी मैं झांसी गया तो वहाँ एक स्टूडेंट मिला, विद्या माता कसम सही बता रहा। तो दोस्तों अभी मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाया, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस बंदे ने क्या गजब नोट्स बना रखे, और आपको बताऊं वही मैं आपको देता रहता। तो जो भी मैंने नेशनल इनकम में आप लोगों को दिया अभी इंग्लिश में, अभी हिंदी में मेरे पास था, लेकिन पता नहीं यार मिल नहीं रहा, 2-3 दिन जब से मैं ट्राई कर रहा था। आज मैं खुद लिखकर आप लोगों को उसे दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। आज नहीं लिख पाया तो कल तक दे दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस, राइट। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें।
अब मैं ये बात कर रहा था, हाँ, तो उस लड़के ने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, तो इसका मतलब उसने हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश, और तो और आई वॉज सरप्राइज कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उससे मंगवा कर आप लोगों को वो भी एक अपलोड करूंगा वो चैप्टर। सो अभी उसने जैसा मैंने बोला और सेम उसने लिख रखा है, सेम, इवन उसने सेंटेंस भी सेम लिखे। इसका मतलब कितना डेडिकेशन, कितना डिटर्मिनेशन के साथ उसने क्लास अटेंड कर रहा है या क्लास अटेंड की है। सो इस तरह का डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बस पीडीएफ 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 मर रहे, पीडीएफ नहीं हो गया, कुछ और हो गया। सो बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, ब्लड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। तो यार पीडीएफ क्या है भाई, जितना इतना पढ़ा रहे ये तुम अपने आप नोट करते जाओ, वीडियो तुम्हारे पास है। अब जैसे ऑफलाइन हम क्लास लेते तो ऑफलाइन हम खड़े हो जाते डाइस पर और डिस्कस कर रहे और बोलते रहते, डिक्टेट करते और वहाँ लिखवा देते। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। तभी तो हमने ये नहीं कहा कि आप 4 बार या 3 ही बार या 2 बार वीडियो देख सकते हैं। आप मल्टीपल n नंबर टाइम्स रिवाइज वो करो, उसे रिपीट कर करके देखो, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएफ मिल रही हैं और आपको पीडीएफ मिलेगी। तो जैसे इंग्लिश की आपको पीडीएफ मिली, आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया नोट्स लग रहे होंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगी, क्यों चिंता कर रहे हैं तुम लोग। हाँ, और चलिए दोस्तों इस छोड़िए, तो जीडीपी का पहले हम मीनिंग समझाते हैं क्या होता है। तो इसकी पहले मीनिंग लिखते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country within a period of 1 year, including depreciation. So this is called GDP MP की परिभाषा, राइट। अब देखिए हिंदी में चलिए मिल जाएगी दोस्तों, अभिषेक बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, उस ब्लॉग पर भी बाद में बताएंगे। इसको देखो हिंदी में क्या कहेंगे, एक वित्तीय वर्ष में विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर की जगह यहाँ पे मुझे लिखना है 1 फाइनेंशियल ईयर। तो हिंदी में इसे कहेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग जिसमें डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास शामिल हो, इसे कहते हैं जीडीपी। दोस्तों यहां पर कुछ नए शब्द हैं, जैसे एक मार्केट वैल्यू, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक डोमेस्टिक टेरिटरी, एक फाइनेंशियल ईयर, एक डेप्रिसिएशन। अब ये नए टर्म्स क्या हैं तो ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अगली क्लास शुरू होगी हमारी जीडीपी से ही, और अगली क्लास में हम यही डिस्कशन करेंगे कि जीडीपी क्या है। तो दोस्तों हिंदी में से कहेंगे एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। अब इस मीनिंग को इलैबोरेट करेंगे और इस मीनिंग को 4 से 5 से 6 शब्दों में डिफाइन करेंगे। मतलब ये जो मैंने अभी लिखा है ये किताबी भाषा है, ये किताब में जीडीपी की परिभाषा लिखी गई है, लेकिन अब इस किताबी भाषा को समझने के बाद हम इस लैंग्वेज में जीडीपी को समझेंगे कि एक अनपढ़ आदमी अगर सुन ले कि क्या बोल रहे हो या अनपढ़ आदमी को मैं बताऊं तो वो भी समझ जाए कि आखिर जीडीपी होता क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जीडीपी को भी पढ़ेंगे। इसी तरह से नॉट जीडीपी, इसी तरह से हम जीएनपी, एनडीपी, जो भी हैं इन सबको भी इसी लैंग्वेज
लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि आप लोग बिल्कुल 5-6 शब्दों में बिल्कुल सरल से सरल भाषा में इन शब्द को समझ जाएं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड GDP। हाँ राहुल गुप्ता जी एक बार बोल दीजिए, क्या बोलूं मैं समझा नहीं सर। नोट्स बना सकते हैं, हाँ यार राहुल भाई बोला तो कि बिल्कुल बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, बहुत प्रॉब्लम रही थी, आराम से समझ रहा देना सर। अरे भाई राजू कंबोज पहली बार थोड़ा ना समझा रहा, ये सब कमेंट में मत लिखा करो, आराम समझा देना, क्या समझा देना, ये मास्टर साहब जानते हैं कि कैसे कब क्या समझाना है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में, क्योंकि अभी ये